नमस्कार, आज है 24 अगस्त, दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस आपके अपने फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। फ्लोर टेस्ट में पास हुई नीतीश सरकार, बीजेपी पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, कहा भरोसे लायक नहीं है बीजेपी, बिहार की जनता ने बनाया है मुख्यमंत्री। आधार और पैन कार्ड के जेरोक्स रखने में लापरवाही पड़ सकती है भारी, जालसाज आपके नाम से अपराध को दे सकते हैं अंजाम। इंडिया 360 में आपको बताएंगे आखिर कैसे आपके दस्तावेजों के सहारे हो रही है लूट। महंगाई को लेकर बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, महंगाई का पीक आ चुका है, आने वाले दिनों में मिल सकती है राहत। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। महंगाई हो रही कम, क्या अब घटेंगी ब्याज दरें? लगातार दूसरे दिन बाजार बढ़त के साथ हुए बंद, 17,600 के पार बंद हुआ निफ्टी। सेंसेक्स 54 अंक उछला, सरकारी बैंक, फार्मा और ऑटो शेयरों ने बनाया दबाव। ड्रीम फोक सर्विस का आईपीओ पहले ही दिन 2 गुना भरा, प्राइस बैंड 308 से 326 रुपए। अनिल सिंघवी की छोटी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह। मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक कार सेडान, कार की शुरुआती कीमत 2 करोड़ 45 लाख रुपए। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ। दिन भर का पूरा अपडेट दिखाते हैं आपको। और आज दिन भर बिहार की राजनीति छाई रही टीवी स्क्रीन पर। बिहार में आज नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की नई नवेली सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ। इसमें महागठबंधन सरकार ने भारी बहुमत से विश्वास मत अपने नाम कर लिया। फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी नेता और विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले मंगलवार तक वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए थे, जिसका जेडीयू ने विरोध किया। अब 26 अगस्त स्पीकर का चुनाव होगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार समेत दिल्ली और हरियाणा के 25 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे। जानकारी के मुताबिक बिहार में राजद सांसद अशफाक करीम, फैयाज अहमद के अलावा एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर सीबीआई की टीमें पहुंची। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने नौकरी घोटाले में कथित जमीन को लेकर छापेमारी की है। इस मामले में सीबीआई ने तीसरी बार बिहार में छापेमारी की है। इससे पहले राजद के पूर्व विधायक और लालू प्रसाद यादव के ओएसडी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं सीबीआई के छापे पर एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर छापे मरवा रही है ताकि विधायक उनके पक्ष में आ जाएं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज ये साफ तौर पर देखने को मिली। मॉनसून सत्र के बीच उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट पर नारेबाजी करते हुए 50 खोखे एकदम ओके जैसे नारे लगाए। इन नारों के बाद शिंदे गुट ने भी नारे लगाए और विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए। यही नहीं, विपक्ष के विधायकों के हाथों में गाजर भी देखने को मिले। उनका उद्देश्य एकनाथ शिंदे के गुट को छुड़ाने का था। बता दें कि दोनों गुटों के बीच पहले भी तनातनी होते देखी गई है। हालांकि तब एकनाथ शिंदे ने सदन में विपक्ष को मर्यादा नहीं लांघने को कहा था। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। 21 सितंबर को कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सोनिया ने गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने को कहा है। नए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 20 सितंबर को होना है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि जब तक आधिकारिक रूप से कोई फैसला न हो जाए तब तक कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला क्या होगा क्या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में आज भारत के प्राइवेट क्षेत्र के सबसे बड़े 2600 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अस्पताल 6000 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जो 133 एकड़ में बना है।
और आइए अब शुरू करते हैं इंडिया 360 में हमारी कवर स्टोरीज। आसमान छूती महंगाई से आने वाले दिनों में राहत मिलने के आसार हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बयान दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि महंगाई चरम पर है और आने वाले दिनों में ये मॉडरेट हो सकती है। एक इंटरव्यू में गवर्नर ने कहा कि आरबीआई का टारगेट महंगाई को घटाकर अगले 2 साल में 4% पर लाने का है। उन्होंने कहा कि हम महंगाई को धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। गवर्नर की तरह ही आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी के मेंबर जयंत आर वर्मा ने भी यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि महंगाई और इसके बढ़ने की आशंका कम होती दिख रही है। वर्मा ने कहा कि देश में हाई इन्फ्लेशन का खतरा ना के बराबर है। जयंत वर्मा ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो है भू राजनीतिक संकट। उन्होंने कहा कि अगर एशियाई क्षेत्र में भू राजनीतिक संकट होता है तो उसका ज्यादा असर भारत पर दिखता है। अब सवाल यह है कि क्या अगली एमपीसी की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। इस सवाल के जवाब में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ब्याज दरों को लेकर फैसला डेटा के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे जैसे डेटा आएंगे और जिस तरह की स्थिति महंगाई के मोर्चे पर रहती है उसके आधार पर ही हम ब्याज दरों को लेकर फैसला लेंगे। वहीं तमाम जानकारों ने संभावना जाहिर की है कि सितंबर और दिसंबर की 2 एमपीसी की बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश है। जानकारों का कहना है कि दिसंबर तक आरबीआई रेपो रेट में 50 से 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकती है। एनालिस्ट का यह भी मानना है कि दिसंबर तक भारत में महंगाई दर 6% के नीचे जा सकती है और इसी के साथ ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला टूट सकता है। जहां बॉकलेज ने सितंबर और दिसंबर में 25-25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना जाहिर की है, वहीं नोमुरा को उम्मीद है कि आरबीआई सितंबर में 35 तो दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकती है। ब्याज दरों की चाल कच्चे तेल में उबाल और वैश्विक स्तर पर जारी भू राजनीतिक संकट पर काफी हद तक निर्भर करेगी। और आइए इस पर करते हैं विस्तार से चर्चा। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ नीति आयोग के पूर्व सचिव यदुवेंद्र माथुर जी जुड़ चुके हैं। माथुर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, आरबीआई के इन अनुमानों का फिलहाल आधार क्या आप मौजूदा परिस्थितियों में मानते हैं? कहा जा रहा है कि महंगाई अब काबू में आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी राहत की बात तो होगी, लेकिन आधार क्या है? ये बहुत प्रासंगिक मुद्दा है जो आपने उठाया है और जो आरबीआई के गवर्नर साहब का जो स्टेटमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि इन्फ्लेशन या महंगाई की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अब एंकर हो गई हैं। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो एक आम भावना बन गई थी कि भाई बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और सब चीजें महंगी होती जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आंकड़े के आधार पे जो सारे एनालिस्ट इस चीज पे, इस निष्कर्ष पे सही पहुंचे हैं कि जहां मुद्रास्फीति 7.8 पहुंच गई थी, वो अब इस लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो 6.7 आ गई है। हालांकि वो जो टारगेट है 6% का, उससे भी अभी अधिक है, लेकिन ये जो इसका डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो डेफिनेटली आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें ये नीचे जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा नहीं। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये डेटा के आधार पे सभी एनालिस्ट इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि जो वो महंगाई की जो एक बहुत हाई रेट 7.7, 7.8 पहुंच गई है, उससे अब दिशा इसकी नीचे की तरफ है। कब ये 6% या उससे भी नीचे जाएगी, ये अभी आने वाले 6 महीने बताएंगे। सर, अगेन कुछ अनसर्टेनिटीज हैं जिस पर सारे एनालिस्ट की भी बारीक तौर पर नजर थी, आपकी भी रही, और उसमें इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है, अभी भी हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की 6-7 महीने के बावजूद अभी तक अनसर्टेनिटीज बरकरार हैं। चाइना और ताइवान में थोड़ा सा तनाव कम तो हुआ है, लेकिन वो बरकरार है। इधर हम थोड़ा सा मानसून के अगर घरेलू कारणों को देखें तो अभी रिपोर्ट आई है कि चावल की बुआई 10% कम हुई है। सूखा कहीं है, कहीं बाढ़ है, तो इस तरह की अनसर्टेनिटीज अभी हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर भी अभी मुकम्मल तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में ठोस आधार पर क्या हम कह सकते हैं सर कि इन्फ्लेशन
अब ट्रैजेक्टरी जो है वो डाउनवर्ड्स ही जाएगी। जी, इन जो ये बाहरी परिस्थितियां जो आपने भाई सही गिनाई हैं, ये तो हैं, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है, एक तो इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, और अन्य इकोनॉमीज के, बड़ी इकोनॉमीज से अगर कंपेयर करें तो हमारा जो मैक्रो प्रूडेंशियल, एक तो रेगुलेशन बहुत अच्छा है। जो हमारा रिजर्व बैंक है वो हम लोग को गर्व करना चाहिए कि बड़ा तगड़ा हमारा डेटा बैंक है, और अच्छा डेटा आता है जिसके आधार पे ये डिसीजंस लिए जाते हैं। और हालांकि अनसर्टेनिटीज, ताइवान, चाइना की इकोनॉमी बैठ रही है, और अभी तेल के भी दाम सॉफन हो रहे हैं, लेकिन दिक्कतें हैं। बट जो सप्लाई की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो रही है। मॉनसून्स से कई दिक्कतें भी आई हैं देश में, लेकिन एग्रीकल्चरल ग्रोथ अपनी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी माकूल, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर ग्रोथ ने ही हमको पिछले 3-4 सालों में स्ट्रेंथ दी है। कोविड के ऊपर हमारी बड़ी अच्छी पकड़ रही है। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एक अनुमान एक लोगों के मन में कयास होता है कि महंगाई बढ़ेगी, मेरे ख्याल से उस पे लगाम लग गई है। और जो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो G-Sec का 10 साल का जो ट्रेंड है वो भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता है। तो काफी जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में है। इसको कहना कि इसमें कोई गलती नहीं होगी कि कंट्रोल में आ गया है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। जी हाँ, मैं एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही नोट पर अपना आंसर को छोड़ा है, और यही मेरा अगला सवाल है सर, कि अभी और काम करना होगा। अगर आपको 2 से 6% के टॉलरेंस बैंड में लाना है इन्फ्लेशन को, तो सबसे जो स्वाभाविक सी सर्जरी होती है वो ब्याज दरों की सर्जरी होती है। तो रिजर्व बैंक को अभी आपको लगता है कि स्कोप है अभी और ब्याज दरों में बदलाव करने का? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए कि ग्रोथ की दर है वो आरबीआई ने भी उसको रिड्यूस तो करा है, 6.7 से 5.7 आया है। और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उसने भी इंडिया की ग्रोथ को थोड़ा मॉडरेट किया है। वो सही भी है, थोड़ी ग्रोथ तो हिट होगी। और ब्याज की दर तो एज सच धीरे धीरे बढ़ी है, ये फैक्ट है। लेकिन लिक्विडिटी जो है, जिसकी वजह से बेतरतीब महंगाई कभी कभी कारण बनती है, उस पर रिजर्व बैंक ने जो रेट कट, जो अपना रेट हाइक किया है 90 बेसिस पॉइंट का, आगे भी ये रेट हाइक की उम्मीद, आपने शुरू में कहा 35 बेसिस पॉइंट कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं, लेकिन इसको तो कोई अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो डेटा आएगा, डेटा को देख के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन लेगी। और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी युगलबंदी है गवर्नमेंट की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आर्म्स लेंथ है, रेगुलेशन अच्छा है। सारे रिजर्व बैंक्स में भारत के रिजर्व बैंक की तारीफ होती है। और मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था को भी गर्व करना चाहिए कि अन्य देशों, बड़ी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में हमारा जो रेगुलेशन है बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली सर, इसमें कोई शक नहीं है। और तारीफ हो भी रही है। कई मोर्चों पर जो है आरबीआई की, सरकार की तारीफ भी हुई है कि पूरी दुनिया में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम लोगों ने संभाले रखने में बड़ी कामयाबी हासिल की, और बहुत ही स्टडी, फर्म तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन एक चीज़ और है सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो रिडक्शन है इन्फ्लेशन में, क्या ये सस्टेनेबल होगा, या अभी कुछ फ्लक्चुएशंस अभी और आएंगे? मसलन क्रूड ऑयल प्राइसेस की अगर हम बात करें, लेकिन अभी भी जो यूरोप में जो डिमांड है, जो शॉर्टफॉल क्रिएट हुआ है रशियन क्रूड ऑयल की वजह से और विंटर डिमांड की वजह से, वो कभी भी वो एस्केलेट हो सकती है। कोई छोटी छोटी बात भी हो गई तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, हम देख रहे हैं। तो बहुत सेंसिटिव है ये पूरा का पूरा मसला। तो आपको लगता है सर कि ये जो इन्फ्लेशन का जो रिडक्शन है वो सस्टेनेबल होगा, या फ्लक्चुएशंस आएंगे अभी? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये तो फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रेजेक्टरी है वो डाउनवर्ड रहेगी, क्योंकि वो जो हाई पीक था उसका पीरियड निकल गया है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, हालांकि वैश्वीकरण के युग में हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन हमारे पास कोल के भंडार अच्छे हैं। हम लोग क्लीन कोल, हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, ताकि हमारी खपत उसमें घटे। हमारी खुद मैन्युफैक्चरिंग पिकअप कर रही है। और जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है देश की, अन्य देशों से हम एक अपना अलग रास्ता चुनते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, देश के स्वार्थ के लिए
पहले सोचते हैं। ये बिल्कुल सही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे देश के हित में क्या है उस पर निर्भर कर रही है। तो काफी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है, और जो प्रधानमंत्री जी ने जो अभी जो 75वें वर्ष में अमृत काल का जो एक एस्पिरेशनल मेहनत करने का जो काल स्टार्ट हुआ है, ये एक शुरुआत है। कठिनाइयां हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सब कमर कस के हम लोग काम करेंगे तो इन्फ्लेशन को हम टैकल कर सकते हैं। फूड इन्फ्लेशन सबसे हर्ट करता है, उससे कष्ट होता है, उस पे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो काफी मेजर्स हैं गवर्नमेंट के पास, रिजर्व बैंक के पास। बस हम सबको मिलके एक आशावादी और एक एस्पिरेशनल इकोनॉमी को ग्रो करना है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, हम तो ये कह सकते हैं Absolutely, आम आदमी मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा देश। नहीं, बिल्कुल सर। और जिस वक्त शायद सबसे ज्यादा घबराने की आवश्यकता थी, देश उस वक्त भी नहीं घबराया और हमने वो पार पा लिया। और अब तो जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, वो यही हैं कि अब पीक जा चुका है, इन्फ्लेशन का पीक अब जा चुका है। अब धीरे धीरे स्थितियों में सुधार ही होगा। और जैसा माथुर सर से बातचीत करने पर यह आभास हो रहा है कि कुछ फ्लक्चुएशंस जरूर आएंगे, लेकिन हमारी इकोनॉमी ने इतना अनुभव अब ले लिया है कि इन छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस का शायद बहुत ज़्यादा असर हम पर ना भी पड़े। इसलिए अब रास्ता आगे सुखद ही दिखता है। हालांकि वैश्विक परिस्थितियां हैं, कौन क्या कैसे करवट लेती हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक ही आगे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यदुवेंद्र माथुर सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और इस विश्लेषण के लिए आपका धन्यवाद। आइए आगे बढ़ें। जी बिजनेस लगातार फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप्स की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। जी बिजनेस की मुहिम के बाद आरबीआई ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, लेकिन इन लोन ऐप्स का जाल इतना फैला हुआ है कि आए दिन इनके पीड़ितों की कहानियां सामने आती रहती हैं अलग अलग स्वरूपों में। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है। एक शख्स ने इंस्टेंट लोन ऐप का कर्ज न चुकाने की वजह से आत्महत्या कर ली। फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए ब्लैकमेलिंग में ऐसे कई केस सामने आए हैं जिसमें पीड़ित ने सुसाइड कर लिया। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। यहां एक शख्स ने इंस्टेंट लोन ऐप का कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के बाद सुसाइड कर ली। कर्ज के बोझ को सहन करना उसके लिए इतना मुश्किल हो गया था कि उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे भी घर पर ही मृत पाए गए। सागर के रहने वाले अमित यादव ने मंगलवार को जब सुबह फोन नहीं उठाया तो परिवार वाले घबरा गए। बाणगंगा पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो पूरा मंजर हैरान परेशान कर देने वाला था। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अमित ने सुसाइड नोट में बताया है कि उसने कुछ मोबाइल ऐप से लोन ले रखा है। सुसाइड नोट में उसने ट्रू बैलेंस, मोबी पॉकेट, मनी व्यू, स्मार्ट कॉइन, रुफिलो जैसे ऐप्स का नाम दिया। अमित ने नोट में नीचे लिखा कि वो इज्जत के डर से सुसाइड कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी इस घटना को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि घटना की बारीकी से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन लोन ऐप्स की समीक्षा होना जरूरी है और कुछ भी आपत्तिजनक मिलने पर कार्रवाई करेंगे। इंस्टेंट लोन ऐप की ब्लैकमेलिंग के चलते सुसाइड का यह पहला मामला नहीं है। ऐसा ही एक मामला मुंबई में सामने आया था, जहां संदीप कोरगांवकर ने लोन स्कैमर्स की धमकियों और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। हैदराबाद में भी इसी तरह आत्महत्या के मामले रिपोर्ट हुए थे। देश में ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। फर्जी लोन ऐप के जरिए उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जिन्हें कम रकम लोन के तौर पर लेनी है। महज चंद मिनटों में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस यहीं शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। और अमूमन जिन यूजर्स ने 5 से 10 हजार का लोन लिया होता है, उनसे लाख रुपए तक वसूले जाते हैं। अगर कोई यूजर पैसे नहीं देता तो उसे धमकियां देनी शुरू हो जाती हैं। इन फर्जी इंस्टेंट लोन से बचने का एक ही तरीका है कि आप सिर्फ वेरीफाइड बैंक या एनबीएफसी से लोन लें और किसी भी अनवेरीफाइड सोर्स से मिले लोन ऑफर्स पर भरोसा न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप्स के जरिए कैसे ब्लैकमेलिंग का धंधा होता है ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अब आपको बताते हैं कि किस तरह आपके निजी दस्तावेज के महज जेरोक्स से ही आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है। अक्सर कई लोग अपने निजी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का जेरोक्स निकालते हैं और काम खत्म होने पर लापरवाही से उसे इधर उधर छोड़ देते हैं या फिर कई कागजों को कूड़े में भी डाल देते हैं और यहीं से शुरू होता है फर्जीवाड़े का खेल। देखिए इस पर जी बिजनेस की एक खास रिपोर्ट। क्या आप अपने बिजली का बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी निजी दस्तावेज के जेरोक्स को लापरवाही से इधर उधर फेंकते हैं? क्या आप दस्तावेजों की कॉपी को सही तरीके से नष्ट नहीं करते हैं? अगर हाँ, तो आप साइबर क्राइम जैसे अपराध को निमंत्रण दे रहे हैं या फिर उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये चेतावनी दी है मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस ने साइबर क्राइम के एक मॉडस ऑपरेंडी का पता लगाया है। इसमें अपराधी लोगों के निजी दस्तावेज लेकर उनका पहले ऑडिट कराते हैं और फिर उनके एडिटेड दस्तावेज के बूते बैंक अकाउंट खोलते हैं। इस बैंक अकाउंट के जरिए अपराध को अंजाम दिया जाता है। पिछले दिनों झारखंड के साइबर क्राइम करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने इन लोगों से जब जानकारी हासिल की तो पुलिस के होश उड़ गए। मुंबई पुलिस साइबर क्राइम के एक मामले की जब जांच कर रही थी तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बैंक अकाउंट्स के बारे में पता करना। जब उसने बैंक अकाउंट्स के बारे में और ज्यादा गहन छानबीन की तो पता चला कि बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फर्जी दस्तावेजों पर बने थे और वो फर्जी दस्तावेज एडिटेड करके बनाए गए थे। इसके बाद उन्हें पता चला कि ये अपराधी अब एक नए मोडस ऑपरेंडी से ये काम कर रहे हैं। ये जालसाज एडिटेड दस्तावेज के सहारे बैंक अकाउंट खोलते थे, फिर साइबर क्राइम से आए पैसों को इन अकाउंट में डालते और फिर फरार हो जाते। पुलिस जब इन अकाउंट्स की जानकारी खंगालती थी तो पता चलता था कि ये अकाउंट फर्जी दस्तावेजों के जरिए खोले गए हैं। इसीलिए पुलिस ने आम लोगों को हिदायत दी है कि वो अपनी निजी जानकारी से जुड़े किसी भी डॉक्यूमेंट को न तो किसी के साथ साझा करें और न ही उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी इधर उधर फेंकें। मुंबई पुलिस ने कहा है कि इस तरह की जानकारी का अपराधी फायदा उठा सकते हैं और आम लोगों को शिकार बना सकते हैं। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया। जिंदगी ये वो शब्द है जिससे हर किसी को प्यार है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद पर ध्यान नहीं देने के चलते 70% लोग बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। स्ट्रोक, कैंसर, मधुमेह और फेफड़ों की बीमारी आम हो चली है। ऐसे में WHO ने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिससे आप काफी हद तक इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। भागदौड़ भरी जिंदगी, बीमारी की चपेट में आते लोग, अस्पतालों के बढ़ते चक्कर, ये वो कड़वा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हर साल 70% लोग किसी न किसी बीमारी की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। WHO के मुताबिक अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो काफी हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर आपको कोई बीमारी हो भी गई है तो आपको और भी ख्याल रखने की जरूरत है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को अपने खान पान का पूरा ख्याल रखना चाहिए, वरना डायबिटीज से फ्यूचर में हार्ट या किडनी की समस्याएं हो सकती हैं। कई बार डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो शरीर के अन्य अंगों में समस्याएं पैदा कर देती है। इन्हीं हेल्थ की समस्याओं को लेकर WHO ने हाल ही में एक ट्वीट किया है। WHO का मानना है कि बीमारियों के बढ़ने का कारण तंबाकू का ज्यादा सेवन, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, शराब का ज्यादा सेवन और ज्यादा फास्ट फूड खाना घातक हो सकता है। यही नहीं, एक दिन में नमक का इस्तेमाल लगभग 5 ग्राम या 1 चम्मच से ज्यादा नहीं करना चाहिए। नमक की जगह ताज़ी सूखी हरी पत्तियों और ताजे मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। नमक वाले सॉस, सोया सॉस जैसे मसालेदार सॉस का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। एक दिन में चीनी का इस्तेमाल 50 ग्राम या 12 चम्मच से ज्यादा नहीं करना चाहिए और कोशिश रहे कि 25 से 50 ग्राम तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। WHO ने एक बात और बताई कि 2 साल के बच्चों के खाने में भी चीनी और नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश रहे कि कम फैट वाले दूध या दूध की बनी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। चिकन और सॉसेज जैसे मीट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। पके हुए और तले हुए खाने से भी दूर रहना चाहिए। रोजाना ऐसा खाने का इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें होल ग्रेन ब्राउन राइस हो या फिर वो आटे से बना हुआ हो। हरी ताज़ी सब्जियों और फलों का इस्तेमाल भी करना चाहिए।
खाने में मीट, दूध, फिश और अंडों का भी सेवन करना चाहिए। पीने में ऐसे बेवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें चीनी से भरपूर कोल्ड ड्रिंक, मसालेदार ड्रिंक, कॉफी आदि शामिल न हो। शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। सफेद चिकन और सॉसेज जैसे मीट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। खान पान को लेकर WHO की ओर से जारी इन बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप काफी हद तक इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद देश में एक और बीमारी आ धमकी है। आमतौर पर बच्चों में होने वाले इस वायरल इन्फेक्शन में शरीर पर लाल रंग के टमाटर जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके वायरस को लेकर अभी तक ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इसके खतरे को देखते हुए सरकार ने टोमेटो वायरस को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस का असर खत्म भी नहीं हुआ कि लोगों को एक नई बीमारी का डर सता रहा है। टोमेटो फ्लू नाम की इस बीमारी ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इसमें शरीर पर टमाटर के आकार जैसे लाल लाल फफोले उभर आते हैं। पहले ये फफोले छोटे आकार के होते हैं और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता जाता है, फफोलों का आकार भी बढ़कर टमाटर के आकार का हो जाता है। पहले समझते हैं कि आखिर कौन सी बला है टोमेटो फ्लू। इसके शुरुआती लक्षण कोरोना जैसे ही हैं, लेकिन इसका कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बच्चों में पाई जाने वाली हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज है। टोमेटो फ्लू के संक्रमण की चपेट में आने वाले आमतौर पर 10 साल या इससे कम उम्र के बच्चे होते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इसमें पहले हल्का बुखार आता है, भूख भी नहीं लगती, जोड़ों में दर्द, गले में खराश होने के साथ थकावट और कमजोरी महसूस होती है। शुरुआत 1 से 2 दिन तक सामान्य बुखार से होती है, लेकिन टोमेटो फ्लू के पूरी तरह से एक्टिव होते ही शरीर में लाल चकत्ते या फफोले दिखने लगते हैं। गंभीर संक्रमण की स्थिति में ये फफोले घाव में बदल जाते हैं। ये फफोले ज्यादातर हाथ, मुंह के अंदर, जीभ पर या मसूड़ों में देखने को मिलते हैं। टोमेटो फ्लू के संक्रमण से ग्रस्त मरीज को मतली, उल्टी, दस्त और जोड़ों की सूजन के साथ शरीर में पानी की कमी की शिकायत होती है। हेल्थ जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक टोमेटो फ्लू का पहला मामला इस साल 6 मई को केरल के कोल्लम में मिला और 3 महीने में इस बीमारी ने 82 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में भी इस बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। माना जा रहा है कि बरसात में होने वाली बीमारी चिकनगुनिया और डेंगू के संक्रमण के प्रभाव से टोमेटो फ्लू का संक्रमण फैलता है। टोमेटो फ्लू से बचाव की बात करें तो इस बीमारी की कोई खास दवा नहीं है। इसमें भी वायरल में दी जाने वाली दवाएं ही मरीज को दी जाती हैं। आमतौर पर 5 से 7 दिनों में इसका संक्रमण ठीक हो जाता है। सरकार ने इसे लेकर जो एडवाइजरी जारी की है, इसके मुताबिक किसी बच्चे में संक्रमण है तो उसे तुरंत 5 से 7 दिन के लिए आइसोलेट कर देना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने के अलावा संक्रमित बच्चे के फफोलों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मरीज के कपड़े को दूसरे बच्चे को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि संक्रमित बच्चे को आराम दिया जाए ताकि उसकी नींद पूरी हो। ये कुछ उपाय हैं जो कारगर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के लिए एक अच्छी खबर है। लड़कियों की संख्या पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। यही नहीं, पूरे भारत में बेटियों की संख्या बढ़ी है। परियां खुद उतरती हैं आसमां से। यकीन नहीं होता तो घर में बेटियों को ही देख लो। जी हाँ, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि आज के जमाने की सोच है। और शायद इसलिए आज के दौर में बेटियां बेटों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जैसे जैसे लोगों की सोच बदल रही है, वैसे वैसे देश तरक्की भी कर रहा है। इसी के साथ बदल रहा है भारत में सेक्स रेशियो।
अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन के मुताबिक कभी कन्या भ्रूण हत्या के लिए कुख्यात रहे पंजाब और हरियाणा की सूरत बदल रही है। इंडियाज सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगिन टू नॉर्मलाइज शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों राज्यों में हर 100 लड़कियों के मुकाबले पैदा होने वाले लड़कों की संख्या 2019 से 21 में घटकर 111 से 112 तक आ गई है। साल 2001 में इन दोनों राज्यों में ये अनुपात लगभग 127 था। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कुल मिलाकर पूरे भारत में इस अंतर को कम करने में बड़ी सफलता मिली है। हर 100 लड़कियों के मुकाबले पैदा हुए लड़कों की संख्या 2001 में 110 से कम होकर 2019-21 में 108 तक रह गई है। लिंगानुपात के मामले में भारत के उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। दक्षिणी राज्यों के साथ साथ पूर्वी भारत में भी इसमें गिरावट आई है। देश में हो रहे लिंगानुपात के सुधार के पीछे भारत सरकार की योजनाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं। सरकार ने प्रसव से पहले लिंग के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कई योजनाओं की वजह से लोगों की सोच बदली है। अब वो दिन दूर नहीं जब बेटे और बेटियों के लिंगानुपात में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात काफी गंभीर बना दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बारिश नहीं देखी। जाहिर है मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ये तस्वीरें हैं महाकाल की नगरी उज्जैन से, जहां 2 दिन से बारिश ने शिप्रा नदी में उफान ला दिया है। यहाँ के घाटों में मंदिर डूबे हुए हैं। वहीं चंबल नदी के विकराल रूप ने मां चामुंडा के मंदिर को जलमग्न कर दिया है। वेतवा में बढ़ते जलस्तर के चलते वेतवा का रौद्र रूप मंगलवार को देखने को मिला। भोपाल समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। पावर कट होने से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। हालात ये है कि भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर को राहत और बचाव कार्यों में उतारना पड़ा है। करीब 28 लोगों को एयरफोर्स ने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है। बिगड़ते हालात का सामना कर रहे लोग सुरक्षित ठिकानों में पहुंचने के बाद राहत की सांस ले रहे हैं। नर्मदापुरम, विदिशा और गुना में बाढ़ ने बर्बादी मचाई हुई है, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक नीमच, मंदसौर, रतलाम और राजस्थान से सटे इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राहत और बचाव में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद भी मान रहे हैं कि उनके जीवन काल में ऐसी बारिश उन्होंने नहीं देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश के चलते करीब 8 ट्रेनों के रास्ते बदल गए हैं, जबकि भोपाल और विदिशा में स्कूलों को बंद रखना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर राजस्थान में बाढ़ और बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। कहीं एयरफोर्स की मदद ली जा रही है तो कहीं खुद ही लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। देश के करीब 7 राज्यों में बाढ़ और बारिश ने विकराल रूप अख्तियार किया हुआ है। मूसलाधार बारिश से हाहाकार। राजस्थान में नदियां उफान पर। टापू बन गया गांव। ये लोग अपनी घर की छत में फंसे हुए हैं। अचानक आई बाढ़ के कहर ने इन्हें मुसीबत में डाल दिया है। ऐसे में संकट मोचक बनकर इनकी जान बचाने के लिए एयरफोर्स के जांबाज अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर से उतरे जवानों ने करीब 13 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। लोगों को बचाने के लिए यहां प्रशासन खुद भी मशक्कत कर रहा है। 12 के छीपा बड़ौद में 2 दिन से जबरदस्त बारिश से सब जलमग्न हो गया है। गांव में पानी भर जाने से लोग फंसे हुए थे। गांवों का आपस से संपर्क टूट गया। मजबूरन लोगों को अपने घरों की छतों में रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा।
बाढ़ की चपेट में आया ये ट्रक घंटों से ऐसे ही फंसा हुआ है। 5 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद जसवंतपुरा और रानीवाड़ा में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उफान खाती नदियां डरा रही हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहाँ सिरोही जिले में लोग बाढ़ बारिश से बने हालात से खुद ही जूझ रहे हैं। जब एक बाइक सवार सड़क पार कर रहा था, अचानक तेज बहाव के चलते वो बहने लगा, लेकिन लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे बचा लिया। राजस्थान में बाढ़ की चपेट में आए करीब 7 जिले डूबे हुए हैं। कोटा, धौलपुर और झालावाड़ में पानी में फंसे हजारों लोगों का रेस्क्यू करने के लिए सेना को तैनात करने के लिए कहा गया है। 5 से ज्यादा जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीमों को भेजा गया है। महाराष्ट्र में भी बारिश की वजह से एक घर पूरी तरह से धराशायी हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ओडिशा में भी बाढ़ ने अपना रौद्र रूप ले रखा है। 105 गांव के करीब 1 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ केंद्रपाड़ा में कई लोगों के घर जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ बारिश से देश के कई राज्य प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। कश्मीर में करीब 30 साल बाद सिनेमा लौट रहा है। बदलते कश्मीर में बदलाव साफ देखा जा रहा है। यहाँ के लोगों के लिए मल्टीप्लेक्स का खुलना यहाँ की बदली फिजा की शुरुआत जैसा है। कैसा होगा ये मल्टीप्लेक्स, आप भी देखिए। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बॉलीवुड की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब सफलता पाई है। कश्मीर की कली हो या फिर मिशन कश्मीर जैसी फिल्में, अक्सर आप सिनेमा हॉल में ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब कश्मीर के लोगों के लिए भी करीब 30 साल बाद श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स जल्द खुल रहा है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बॉलीवुड और कश्मीर का कनेक्शन काफी पुराना है। बच्चों का, यहाँ पे नौजवानों का जो मनोरंजन है उसमें एक बहुत ही कमी है और उसको हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसके साधन को बढ़ावा भी नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि हम बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ करें। कश्मीर के हालात पहले काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। 90 के दशक के बाद सिनेमा हॉल लगभग खत्म हो चुके थे। यहाँ कभी 15-15 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, लेकिन अब एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों के बाद सिनेमा घरों के मालिक मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए उत्साहित हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ तक उनका ताल्लुक है, दे हैव बीन मोस्ट कोऑपरेटिव सर। उनके सपोर्ट के बिना ये आज ये इमारत तैयार नहीं होती। ये बिजनेस ऐसा है कि हमने दिमाग से सोचा ही नहीं सर, ये दिल से शुरू किया है और दिल से यहाँ पे, और दिल को डर नहीं लगता सर। नए मल्टीप्लेक्स में 520 सीटें हैं, जबकि 3 ऑडिटोरियम। यहाँ खाने पीने की भी सुविधा होगी। इस मल्टीप्लेक्स के सितंबर से शुरू होने की संभावना है। आने वाले दिनों में बॉलीवुड और कश्मीर के कनेक्शन जुड़ने के बाद कई और सिनेमा कॉम्प्लेक्स खुलने की संभावना है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज बाजार में काफी उतार चढ़ाव दिखा। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते कारोबार की शुरुआत कमजोर हुई। दोपहर से पहले बाजार ने सीमित दायरों में कारोबार करता हुआ नजर आया, मगर निफ्टी ने 17,500 के करीब सपोर्ट लिया और रिकवरी दिखानी शुरू कर दी। निचले स्तरों से आई शॉर्ट कवरिंग और नई खरीद से बाजार ने आखिरी 1 घंटे में रफ्तार पकड़ ली। कारोबार के अंत में निफ्टी 27 अंक चढ़कर 17,600 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 54 अंक उछलकर 59,000 के पार बंद हुआ। कमजोर बाजार में भी छोटे मझोले शेयरों में जोरदार खरीदी हुई। दोनों इंडेक्स 1 से 1.5% तक बढ़कर बंद हुए। पूरा एक्शन बता रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, भारी उतार चढ़ाव के बीच आज भारतीय बाजारों में कारोबार देखने मिला। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और दिन भर अगर आप देखेंगे लेकिन तो उतार चढ़ाव के साथ बाजार में कारोबार था, क्योंकि हमारे जो
लोकल क्यूज थे वो काफ़ी अच्छे थे और कहीं ना कहीं वो काफ़ी हद तक सपोर्टिव थे और इसके लिए हमने देखा कि निचले स्तर से बाजार में अच्छी खासी रिकवरी भी हुई और फाइनली हरे निशान में जाके आज बाजार बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा मदद मिली है तो बैंक निफ्टी से मिली है, जहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छोटे मझोले स्टॉक्स यहाँ पे भरपूर तेज़ी थी और कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है आज भारतीय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा देखने मिला है। सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक, ONGC, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स थे, यहाँ पे भरपूर तेजी देखने मिली। ONGC खासकर कच्चे तेल में जो उछाल आया उसका इम्पैक्ट देखने मिला। वहीं FNO में अगर आप देखेंगे तो RBL बैंक, इसमें आज गजब की तेजी थी, कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई, साथ ही साथ गजब की तेजी पिछले 2 दिनों से इस काउंटर में देखने मिल रही है। कैनफिन होम्स, ABB, सन टीवी, इनफैक्ट जो मीडिया काउंटर्स हैं उनमें आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है। वहीं कैश में अगर आप देखेंगे तो इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, ज्योति लैब्स, RCF, कामत होटल्स, ये तमाम वो स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छे खासे गेंस थे। इनफैक्ट जितने भी होटल काउंटर्स थे, जितने फर्टिलाइजर काउंटर्स थे, FMCG, रियल एस्टेट, इन सब में आज अच्छे खासे गेंस देखने मिले हैं। खबरों के चलते पेपर स्टॉक्स एक्शन में थे। प्रोद्युम्न जी पेपर में अच्छे खासे गेंस देखने मिले क्योंकि खबरें ये थी कि पेपर के दाम बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इन्होंने HDFC के साथ एक करार किया है, उसका इम्पैक्ट देखा गया। चेन्नई पेट्रो IOC के साथ एक करार किया है, उसका इम्पैक्ट देखा गया। और जोमेटो में ब्लॉक डील्स का इम्पैक्ट देखा गया, इसके लिए स्टॉक में आज प्रेशर देखने मिला है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में प्रेशर था उनमें दिग्गजों में देखिए टाटा स्टील, BPCL, TCS, इनफैक्ट IT काउंटर्स जो है उनमें आज कुछ हद तक प्रेशर देखने मिला। डीवीज लैब, फार्मा में भी आज अच्छा खासा प्रेशर था। इसके अलावा लुपिन, बलरामपुर चीनी, गुजरात गैस, SRF जैसे कुछ काउंटर्स है जहाँ पे गिरावट देखने मिली। तो अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन था, हालांकि उतार चढ़ाव के साथ आज कारोबार देखने मिला, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप देखेंगे तो भरपूर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। शुक्रिया वरुण। और ज़रा फटाफट से US मार्केट का हाल भी देख लेते हैं, वहाँ पर किस तरह का कारोबार दिखाई दे रहा है। देखिए आप हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है डाउ जोन्स, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हरियाली ज़रूर। 42 अंकों की तेज़ी के साथ 32,953 अंकों के साथ डाउ जोन्स में कारोबार हो रहा है। नैस्डैक का आप देखें तो 53 अंकों की तेज़ी के साथ 12,434 के स्तर पर फिलहाल नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही मामूली सी 9 अंकों की तेज़ी के साथ 4,138 के स्तर पर S&P कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो सुस्त तेज़ी के साथ US मार्केट फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए रुक करते हैं सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी सर का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मार्केट पर एक्शन के लिए। पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे उनके साथ। सेठी सर बहुत बहुत स्वागत। कल के लिए सर आपकी सलाह। नहीं बिल्कुल दीपक, देखिए हमारे बाजार में एक अलग तरह का रेजिलियंस दिखाई दे रहा है। आज जब हम खुले तो हमारे जो इर्द गिर्द जो भी बाजार थे, एशियन मार्केट या इंटरनेशनल US मार्केट ओवरनाइट अभी में कमजोरी थी, बट डिस्पाइट दैट हमारे बाजार में एक अच्छी रेजिलियंस थी। हमने सुबह जरूर शुरुआत कमजोरी के साथ करी, बट बाय द एंड ऑफ द डे हम पॉजिटिव बंद होने में कामयाब हुए। FIIs की भी लगातार खरीदारी चल रही है। मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल तेजी में रहना चाहिए। सेंटिमेंट बुलिश है। कल वैसे एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की अच्छी क्वालिटी में स्टॉक्स में मौके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। मालदीव्स में एक हमलावर ने एक शख्स पर बीच सड़क में उस तरह से हमला कर दिया। हमलावर ने जिस शख्स पर वार किया वो कोई और नहीं बल्कि मालदीव्स के पर्यावरण मंत्री हैं। मालदीव की राजधानी में दिन दहाड़े हमला। देश के पर्यावरण मंत्री की गर्दन पर वार। बाल बाल बची जान। मालदीव में बीच सड़क पर देश के पर्यावरण मंत्री का सर तन से जुदा करने की कोशिश हुई। घटना मंगलवार की है। मालदीव की राजधानी माले में पर्यावरण मंत्री अली सोली अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहे थे। सिग्नल पर उन्होंने गाड़ी रोकी ही थी
कि अचानक एक आदमी उनके पास पहुंच गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हुई और फिर जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। हमलावर ने अपनी जेब से चाकू निकाला और मंत्री अली साहली की गर्दन पर वार करने की कोशिश की। हमलावर बार बार अली साहली की गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन साली उससे बचते रहते हैं। आखिरकार हमलावर का एक वार सालिब के कंधे पर लग जाता है और वो स्कूटी छोड़कर भाग जाते हैं। हैरानी की बात यह है, इस घटना के बाद भी वो हमलावर अपनी जगह पर खड़ा रहता है। बाद में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अली सोली का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वैसे पुलिस अभी ये समझने का प्रयास कर रही है कि आखिर क्यों अली सोली पर इस तरह का जानलेवा हमला किया गया। आरोपी युवक मंत्री के किसी फैसले से नाराज था या फिर उसकी सरकार के प्रति नाराजगी थी, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। मंत्री अली सोली की बात करें तो वे जमहूरी पार्टी के सदस्य हैं। उनकी पार्टी इस समय राष्ट्रपति इब्राहिम सोली की सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन साथी है। वहीं क्योंकि सोली एक वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में इस सरकार में उनके पास कई मंत्रालय हैं। मालदीव बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ के साथ साथ वैश्विक आतंकवादी संगठनों के लिए भर्ती के खतरे का सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। जापानी मीडिया ने यह जानकारी दी है। जापानी सरकार ने 27 सितंबर को आबे के लिए राजकीय अंतिम संस्कार रखा है। यह समारोह टोक्यो के किटानोमारू नेशनल गार्डन में निप्पॉन बुडोकन क्षेत्र में होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। आबे ने अपने कार्यकाल के दौरान और बाद में भी भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नेशनल असेंबली की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने खान के नामांकन पत्र को स्वीकार किए जाने की चुनौती देने वाली PMLN की एक उम्मीदवार की याचिका और निर्वाचन आयोग की आपत्तियों को खारिज कर दिया। बताएं कि पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने 17 अगस्त को फैसलाबाद सीट पर 25 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए खान के नामांकन को खारिज कर दिया था। थाईलैंड में अगले साल होने वाले चुनाव के पहले वहां के PM को एक संवैधानिक अदालत ने सस्पेंड कर दिया है। PM प्रयुत चान ओ चा ने 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद न तो पद छोड़ा और न ही नए चुनावों का ऐलान किया। विपक्ष मामला कोर्ट लेकर गया। कोर्ट ने प्रयुत को सस्पेंड करने का आदेश दिया। अब सरकार चलाने के लिए एक केयरटेकर PM अपॉइंट किया जाएगा। अगले चुनाव तक ये ही सरकार की जिम्मेदारियां संभालेंगे। माना जा रहा है कि डिप्टी PM प्रवीत वोंगसुवान कमान संभालेंगे।